आगे बात करते हैं एसिलेशन टाइम ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ। एसिलेशन मतलब v और u के अंदर चेंजेस आना, v और u की वैल्यू अलग अलग आएगी तो एसिलेशन होगा। एसिलेशन को y पे लेंगे, टाइम को x पे लेंगे, वही चीज कॉमन बार बार, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है और वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एसिलेशन हुआ, ये टाइम हुआ। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम इसी के ऊपर इसको चला रहे हैं, तो एसिलेशन 0 हुआ। एसिलेशन 0 का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, इसी के ऊपर डार्क लाइन आपने बना दी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो भी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि a इक्वल टू 0 ही आने वाला है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पता है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इसमें u की वैल्यू v के बराबर आ जाएगी ना। जब v माइनस यू बाई टी, तो बेटा v माइनस यू बाई टी और v u के बराबर है, तो फिर ये 0 बाई टी हो जाएगा ना। तो a की वैल्यू क्या है आपकी, 0 आई ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे v और u क्या है, बराबर हो जाएंगे ना। अगर उसकी पहले भी स्पीड वही थी और बाद में भी स्पीड वही है, तो फिर वापस से वो ग्राफ इसी के ऊपर बनेगा। मतलब यहाँ पे बॉडी आपकी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, a इक्वल टू 0 पे। तो एसिलेशन 0 का मतलब दो केस बन सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है रेस्ट पे ही है और एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, तो u और v उसके बराबर है, तो भी v माइनस यू 0 आएगा, और रेस्ट पे तो भी v माइनस यू 0 आएगा, तब तो 0 0 तो 0 माइनस 0 0 आएगा। तो ग्राफ इसी तरह का बनने वाला है। अब a की कोई वैल्यू है फॉर एग्जांपल, तो इसको यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन बोलेंगे। a की कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस में 1 आ रही है, यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगी। तो प्लस में 1 का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन के अंदर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन के अंदर क्या हुआ, नेगेटिव के अंदर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बन जाती है। क्लियर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, a की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे हैं, a की वैल्यू कांस्टेंट रख के ही हम अभी बात करेंगे फिलहाल। तो a की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे तो हमें a का ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ना कि इस तरह से। इसका मतलब तो यूं होता है कि a की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो v के अंदर हम यूज कर सकते थे कि बढ़ रही है, तो a कांस्टेंट आ सकता है क्योंकि v माइनस यू बाई टी उसका फॉर्मूला होता है। लेकिन a की वैल्यू जब कांस्टेंट है तो आपको इसी तरह का स्लोप लेना है t के पैरेलल, तो कांस्टेंट वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन की बात कर लो, तो ग्रेविटेशन की वैल्यू फिक्स रहती है, ग्रेविटी की एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा वो वैल्यू भी चेंज नहीं होती ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे g की वैल्यू निकालनी है, इस ग्राफ पे बनानी है, तो बेटा मैं यहाँ पे माइनस 9.8 लिखूंगा और वो भी तो सीधी जाएगी, समझ रहे हो। a की वैल्यू चेंज थोड़ी हो रही है, या g की वैल्यू चेंज थोड़ी हो रही है वहां, तो वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगी, तो वो माइनस में होगा तो इधर आ जाएगा, प्लस में होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, तो आप प्लस में निकालो, वैसे g की वैल्यू माइनस में क्यों निकालते हो, प्लस के अंदर ही दिखा दो आप उसको, ठीक है। आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ इन मोशन, मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्लोप ऑफ द ग्राफ की। जब हम थीटा इज द एंगल मेड बाय द ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ अ ग्राफ कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का साइन आपको पता ही है। तो ये चीज हमको समझनी है कि जो थीटा एंगल है जो ग्राफ के साथ बन रहा है, स्लोप का एंगल, ठीक है, उसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है, ठीक है, वो थीटा एंगल, वो आपका जो स्लोप बताएगा वो कभी 0 भी आ सकता है स्लोप अगर पैरेलल हुआ, पॉजिटिव आ सकता है अगर इस तरह से आपका ग्राफ रहा, नेगेटिव आ सकता है अगर वेक्टर क्वांटिटी में नीचे रहा, और इवन इनफाइनाइट आ सकता है अगर वो 90 डिग्री पे रहा। तो थीटा की वैल्यूज की बात कर लेते हैं। थीटा अगर 0 डिग्री है तो स्लोप 0 है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी टाइम के पैरेलल में। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो स्लोप आपका इनफाइनाइट होगा, वर्टिकल लाइन खिंच जाएगी बस एक सीधी की सीधी, ठीक है। नेक्स्ट है 0 से 90 के बीच में अगर आपकी थीटा की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, यूं बनेगा स्लोप पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से। और अगर बात करें 90 से 180 डिग्री के बीच में, मतलब इस साइड, ठीक है, 90 ये रहा, इधर 0, 90, 180, ठीक है। तो 90 से 180 के बीच में अगर हमारा ग्राफ बाय चांस बन जाता है, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल की बात आएगी तो स्लोप आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव स्लोप कहलाएगा, ठीक है। इवन वो नीचे की तरफ भी बन सकता है, जैसा अभी हमने देखे थे, तो नीचे की तरफ मतलब इधर और इधर दोनों एक्सिस के, मतलब इधर x और इधर माइनस y के बीच में भी बन सकता है, तो भी वो आपका नेगेटिव ही कहलाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, more the value of theta, more will be the value of tan theta, that is more will be the slope of the graph. tan theta बताया था आपको, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात आएगी, तो स्लोप जब भी वर्ड आता है तो हम tan थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो tan थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और उसी की वजह से स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी मोर। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको ऐसे याद रखें, बेटर रहेगा, और उसको माइंड में रखें कहीं नोट डाउन करके। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसका एक कांस्टेंट स्लोप होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एक कांस्टेंट स्लोप होता है। लेकिन जब हम कर्व लाइन की बात करते हैं, कर्व ग्राफ की, तो हर पॉइंट पे उसका स्लोप अलग अलग वैल्यू देगा, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप तो बेटा कांस्टेंट हुआ, लेकिन अगर मैं इस तरह का बिहेवियर रखूं तो बेटा इस पॉइंट पे अलग स्लोप आएगा, इस पे अलग आएगा, इस पे अलग आएगा, इस पे अलग आएगा, इस पे अलग आएगा ना, बिल्कुल। तो हम कर्व ग्राफ की बात कर रहे हैं, कर्व लाइन ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हमारा स्लोप निकल के आता है, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आपको दिख रहा है ये इस तरह से लाइन जा रही है और इस तरह से घूम के ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर हम पहले ये ग्राफ डिस्कस करें तो ईजी लगेगा, इसको समझते हैं। बेटा ये जो ग्राफ है आपका ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो टेंजेंट खींचे हुए, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये थीटा हुआ, ये अल्फा हुआ एंगल, तो आपको कौन सा वाला एंगल ज्यादा दिख रहा है, अल्फा वाला एंगल ज्यादा है ना, तो इसका स्लोप ज्यादा हुआ, तो इसका स्लोप इंक्रीजिंग है। जब हमारा ग्राफ इस तरह से यूं कर्व्ड है, ऐसे गोल है ना, कर्व्ड है इस तरह से, तो हम बोलेंगे कि उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और इस वजह से क्या हुआ, ये अल्फा एंगल बढ़ गया हमारा। अब एक ग्राफ हमारा यूं है गोल इस तरह से, देखो आप, स्पीड डाउन वाला ग्राफ है ये, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो पहले ये स्लोप था, तो ये आपका थीटा एंगल था। अब ये लाइन के पैरेलल वापस यहाँ पे एक लाइन बना दो, ठीक है, टाइम एक्सिस पैरेलल। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं स्लोप नाप रहा हूँ, तो ये अल्फा की वैल्यू कम आ रही है। अगर मान लो 60 है तो हो सकता है 30 ही हो, और अल्टीमेटली यहाँ जाते जाते क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तो ये 0 डिग्री पे आ जाएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा, मतलब यहाँ पे ब्रेक लग रहे हैं, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो जब भी हमारा ग्राफ यूं करके ऊपर चढ़ेगा ऐसे, ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग होगा, और यूं नीचे आएगा तो वो डिक्रीजिंग होगा, ये चीज आपको याद रखनी। अब आप इस ग्राफ को देखो, आपको कुछ समझ में आएगा। ये ग्राफ उल्टा चल रहा है ना,
ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से चल रहा है, तो इस वाले ग्राफ से मैच कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, थोड़ा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे रखना बात। ठीक है, तो स्लोप एट ए tan थीटा वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी। क्यों आएगी वैल्यू पॉजिटिव में? क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में वो लाई कर रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आप देख रहे हो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना। क्यों 0? क्योंकि वो तो पैरेलल हो गया ना बेटा इस एक्सिस के, थीटा एंगल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो स्लोप आपका क्या आएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा। फिर ये वाला ग्राफ जब नीचे जा रहा है यूं करके, ये कर्व इस तरह से जा रहा है बेटा आपका। ठीक है, तो कर्व इस तरह से है, तो आप इस ग्राफ को इस ग्राफ से कंपेयर करो। ये आपका यहाँ से इस पॉइंट से लेके यूं देख रहे हो, तो कर्व के यूं जा रहा है ना, तो बेटा ये स्लोप एक्चुअली इंक्रीजिंग हुआ ना, ये स्लोप भी इंक्रीजिंग हुआ, क्योंकि बेटा घूमता हुआ ऊपर जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग वाले की बात आती है। तो यहाँ पे लेकिन आपका जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो एंगल आपका 90 से ज्यादा का चला गया ना, तो 90 से ज्यादा एंगल बन गया आपका, इसलिए हम बोलेंगे कि स्लोप एट सी दैट इज tan अल्फा इज नेगेटिव। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे आपका क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इधर आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा और इधर आपका स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो उसका जो स्लोप होता है बेटा वो क्या देता है हमें, स्पीड देता है। ठीक है, तो आपके स्लोप स्पीड देता है, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम कैसे निकाल सकते हैं? अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए है एक बी है। बी का स्लोप कम है ना, ये बी का है, ए का ज्यादा है, तो इसका मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी ना, तो यहाँ पे इसी वजह से वी ए ज्यादा आया हमारा। ठीक है, हम जब स्ट्रेट लाइन एसटी ग्राफ की बात करेंगे तो हम वैल्यू ऑफ वी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, तो हम यहाँ पे वी कैसे निकाल सकते हैं? देखो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड, तो स्लोप आपका स्पीड देता है कैसे? क्योंकि आपकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये और ये दिस अपॉन दिस हम कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे x2 हो जाएगी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे x1 हो जाएगी, इसकी t1 हो जाएगी, इसकी t2 हो जाएगी। ये थीटा आपका एंगल आया स्लोप का। ठीक है, तो v क्या आएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या tan थीटा की बात कर लो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो v आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, v एक्चुअली tan थीटा इज इक्वल्स टू v तो है, क्योंकि वो क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप आपको क्या दे रहा है, स्पीड। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड, तो इस वजह से स्लोप हम v लिख सकते हैं। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है, x2 - x1 अपॉन t2 - t1, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फिर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये आपकी वैल्यू क्या आती है, स्पीड की निकल के आती है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ये आपका s और t के बीच में। सो ग्राफ वन रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें v इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में, क्योंकि जो स्लोप है आपके ग्राफ का वो इंक्रीजिंग है विद टाइम। तो ग्राफ वन ये वाला है हमारा, ये एक्सेलरेटेड मोशन बता रहा है, यहाँ v इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका s और t के बीच में आप देख रहे हो कि ये आपका कर्व वाला लाइन है, और ये मैंने आपको अभी बताया था कि जब इस तरह का कर्व है तो आप देख रहे हो स्लोप बढ़ रहा है, ये स्लोप और बढ़ा, ये टेंजेंट डाले हमने, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट, यूं खिंचा, ये एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ रही है तो v बढ़ा हुआ ना u से, स्पीड बढ़ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बढ़ी हुई, इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। ग्राफ 2 की बात करें तो वो रिटार्डेड मोशन कहलाएगा, मतलब उसमें ब्रेक्स लग रहे हैं। जब भी रिटार्डेड आता है ना बेटा, दिमाग में आना चाहिए हाँ ब्रेक लग रहे हैं। अब v की वैल्यू कम आएगी u से, तो यहाँ लिख लो v की वैल्यू ज्यादा है u से, यहाँ पे v की वैल्यू कम है u से, मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रेक्स लग रहे हैं। ठीक है, ये ब्रेक लगने का ग्राफ है, तो आपको इसका कर्व दिख रहा है इस तरह से, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे आप टेंजेंट खींच रहे हो, तो ये टेंजेंट एक तो ये आया, तो ये एक एंगल बना, फिर एक ये आया, फिर एक एंगल बना, और यहाँ आके आपको दिखेगा कि ये तो बिल्कुल 0 डिग्री पे हो गया, मतलब तो रेस्ट पे आएगा, क्योंकि ब्रेक लगने स्टार्ट होंगे तो अल्टीमेटली गाड़ी काय पे आएगी, रेस्ट पे आएगी। तो यहाँ पे आपका एंगल ज्यादा था, एंगल कम है, तो आपका स्लोप कम होता जा रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इसकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ में। तो वो वाला ग्राफ वापस से आपको याद आ गया होगा, ये इंक्रीजिंग का है और ये डिक्रीजिंग का है। ठीक है, वही चीज है। तो मेन पॉइंट क्या है इसका, ये शेप है इसकी, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीड कम हो रही है, एक्सीलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, अब ब्रेक लग रहा है। ये चीज यही ग्राफ आपका बता देता है, अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। अब जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल रहे थे तो स्पीड आ रहा था, अब हम स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है v - u/t। ठीक है, सो v - u/t होता है, तो v और t के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हमें यहाँ पे दिखाना है। सो स्लोप ऑफ वन इज मोर देन स्लोप ऑफ टू। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे v और t है, तो ये वन ऑब्जेक्ट है, ये टू ऑब्जेक्ट है। अभी हमने ऐसा एक डायग्राम और देखा था, तो टू वाले का स्लोप कम है, वन वाले का स्लोप ज्यादा है। तो वन वाले का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा बढ़ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, टू वाले का एक्सेलरेशन कम है, तो ये स्लिप आगे निकल गया है हमारा। ठीक है, तो वीटी ग्राफ हमें स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह से एक्सेलरेशन के बारे में भी बताता है। क्योंकि बेटा इस पॉइंट पे आप मान लो 2 पॉइंट ले लो और ये टाइम का 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, ये इधर था इधर कहीं, तो ये इधर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये टाइम पे रिप्रेजेंट भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 1 सेकंड की जर्नी के अंदर वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये वैल्यू u की हुई, ये वैल्यू v की हुई। ठीक है, अब इन्हीं सेकंड के अंदर सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम आएगी u और v के बीच में। ठीक है, तो ये u डैश और v डैश मान लो, तो ये ऊपर है तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है और इसकी वैल्यू थोड़ी कम आ रही है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, ज्यादा एक्सेलरेशन के अंदर है, इसलिए a1 ज्यादा होगा। तो इसका जो स्लोप है, जिसका भी स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वीटी ग्राफ के अंदर, ये भी आपको अब याद रखना है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वापस से वही स्लोप, मतलब tan थीटा की वैल्यू स्लोप होती है, तो स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन या वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू p/b, मतलब v2 - v1 अपॉन t2 - t1। वापस से vt ग्राफ बना के हमने v2 - v1 अपॉन t2 - t1 किया, तो वो हमारा a का फॉर्मूला ही बता रहा है। तो ये स्लोप होता है बेटा, ये चीज इसकी स्लोप है ना, बिल्कुल ये स्लोप है, ये tan थीटा की वैल्यू हो गई, ये एंगल हो गया, तो ये आया हमारा v2 - v1 अपॉन t2 - t1, या इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप बोल सकते हो। ठीक है, कॉमन चीज चल रही है, उसमें भी यही थी, इसमें भी यही है, बस वो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, या आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा निकल के आता है। आगे बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एरिया अंडर द ग्राफ।
एरिया अंडर द, अगर मैं एसटी ग्राफ मतलब मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात करूं या वीटी ग्राफ आप बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, तो वो पता है क्या देगा, वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल दे देगा। उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी आप ग्राफ से निकाल सकते हो, एरिया अंडर द ग्राफ करके। अब यहाँ पे आपको वीटी ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे मान लो ये t1 सेकंड से लेके t2 सेकंड तक के बीच की आपको जर्नी निकालनी है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखा। अब जब हम इसको यहाँ पे मार्क करना चाहेंगे तो वो ऐसे आएगा, और यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क कर देंगे तो ऐसे आएगा, और ये पॉइंट यहाँ है। आपको दो तरह के एरिया दिखेंगे, एक ट्रायंगल का, दूसरा रेक्टेंगल का। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को दोनों को प्लस कर दूं तो ये a1 + a2 आ जाएगा। तो a1 + a2 मेरा मीटर के अंदर आंसर देगा, जो कि क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल t1 एंड t2। अगर वो हमसे बोलता ये t0 है, मतलब इनिशियली या t = 0 से स्टार्ट करो और t2 तक, तो आप क्या करते हैं, आपको यहाँ पे और भी एरिया लेने पड़ते हैं। लेकिन हमें क्या बोला गया, t1 से t2, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ खत्म कर दोगे। अब एक तरह का क्वेश्चन बनता है घुमा के, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट, इधर गया, अभी नेगेटिव में घुस गया, अभी इधर गया, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना बेटा। तो नेगेटिव एरिया क्या डिस्टेंस, बात समझ रहे हो, क्या काम आएगा हमारे, इसका मतलब वो वैल्यू होनी नहीं चाहिए, आप उसको माइनस करोगे। तो एरिया जहाँ नेगेटिव आ रहा है वो नेगेटिव लगा दोगे, जहाँ पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव लगा देंगे। तो a1 + a2 + a3, अब a2 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो a1 - a2 + a3 हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, तब हम माइनस का साइन लगा देंगे, और डिस्टेंस की बात होगी तो हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो आप नेगेटिव का साइन यूज कर सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो a1 + a2 + a3 तीनों प्लस करोगे तो डिस्टेंस आएगा, और a1 - a2 + a3 करोगे तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका निकल के आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो माइनस का साइन वहां पे आप यूज कर सकते हो। वैसे भी हमें ये चीज पता है कि इधर y एक्सिस है और इधर -y एक्सिस है, तो ये -y के अंदर जा रहा है ना ये वाला पार्ट, तो इस वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम नहीं गिनेंगे। बाकी वो दोनों पॉजिटिव है तो उनको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, मोशन अंदर ग्रेविटी की बात करते हैं। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट कैसा बिहेवियर करता है, एक्सेलरेशन कर रहा है, डिएक्सेलरेशन कर रहा है, ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, तो ग्राफ कैसा बनेगा। वी नो दैट द अपवर्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ रिटार्डेड मोशन व्हाइल डाउनवर्ड मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। इस लाइन का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला तो वो धीरे धीरे रेस्ट पे आएगा, तो उसकी स्पीड कम हो रही है ना, जैसे ब्रेक लग रहे हो, तो आपने उसको उछाला 10 मीटर पर सेकंड से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रुकेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर नीचे आएगा, अब उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, तो ये रिटार्डेशन हुआ, ये एक्सेलरेशन हुआ, ये चीज ध्यान रखना। तो ऊपर फेंकने में क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, नीचे आने में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, वापस से वो दो ग्राफ याद करना, किसमें स्पीड बढ़ रही थी, किसमें कम हो रही थी। तो ऊपर उछाल रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है, ठीक है, मतलब ब्रेक लगने जैसा हो रहा है ना, तो वहां पे ये वाला ग्राफ बनेगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछलता है, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट ये u स्पीड से आपने ऊपर फेंका, यहाँ गया, अब ग्रेविटी उस पर नीचे लग रही तो वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे आएगा, ये h की हाइट हो गई, ठीक है। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर जाने में h और नीचे जाने में h, तो टोटल आने में 2h हो जाएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर जाने में h होगा। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, पहले वो ऊपर ऊपर गया ये h, और उसके बाद वो वापस आता है तो 2h, क्योंकि बेटा डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, तो मेरे को इसी तरह से लिखना पड़ेगा, और टाइम मुझे इस एक्सिस पे देना है, तो t और 2t, क्योंकि बेटा ऊपर जाने में अगर 5 सेकंड लगे तो नीचे आने में भी 5 सेकंड ही लगेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखें, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाने में लगे 10 सेकंड तो नीचे आने में भी 10, 5 फेंका तो 5 लगे, उस तरह से रहता है। तो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो ये वाला क्या है, रिटार्डेशन, जब ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड मोशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो रुक गया, ठीक है, स्लोप 0 हो गया ना इस जगह, अब वो रुक गया, अब क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ना चालू हुई, ये स्पीड बढ़ना चालू हुई, तो ये आपका स्पीड बढ़ रही, तो डाउनवर्ड मोशन एक्सेलरेटेड है और ये वाला आपका डीएक्सेलरेटेड, मतलब यहाँ पे ब्रेक लग रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये अलग अलग पार्ट्स थे जो हमने जोड़ दिया, क्योंकि दो तरह के मोशन हमने एक साथ लिया, ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला और वापस नीचे आया, तो ब्रेक लग रहे हैं और रेस मतलब स्पीड बढ़ रही है। अब यही चीज हम स्पीड टाइम ग्राफ पे देखें, ऊपर उछाला स्पीड कम होती जा रही है, फिर स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले स्पीड ज्यादा थी, आपने उछाला 10 से उछाला तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ गया, टाइम तो बेटा बढ़ता ही जाता है इधर, तो टी सेकंड पे वो क्या हुआ, ऊपर पहुंच गया। अब क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी वापस से और आपके हाथ पे आके वो पड़ेगा जोर से, तो यहाँ पे 0 से वापस से स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुई और डाउनवर्ड मोशन के अंदर क्या हुआ, वापस स्पीड उसने ले ली और वो आपके हाथ पे आके गिरा, ठीक है। तो ये चीज आपकी ग्राफ बता रही है, अपवर्ड मोशन हुआ, ये डाउनवर्ड मोशन हुआ, ये दोनों चीजें इस डायग्राम से रिलेट करती हैं। इसको समझना और अच्छे से बनाना, आप थोड़ा विजुअलाइज करो केस को, और जो ग्राफ अभी हमने पहले पढ़े उसको लिंक करो, ये दो ग्राफ एक साथ जोड़े हमने, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सिर्फ उसकी बात कर रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसकी बात। अब एक ही केस ले लो, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, दो ग्राफ जोड़ दो, इधर भी जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए। तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन आपको दिमाग में आना चाहिए, कहाँ रेस बढ़ रही है, कहाँ ब्रेक लग रहे हैं, ग्रेविटेशन कहाँ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, या किस तरह से पुलिंग फोर्स उसको रोक रहा है, या किस तरह से उसकी स्पीड बढ़ा रहा है, वो चीज अगर आपके समझ में आ जाएगी बहुत इजीली आप इसको बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वापस से दूसरे ग्राफ की बात करें, पहले हमने डिस्टेंस टाइम देखा, अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम देखेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीन ग्राफ की बात करेंगे, तीनों वेक्टर क्वांटिटी एक साथ, ठीक है। जब हमने स्पीड टाइम की बात करी तो अपवर्ड मोशन तो हमारा वही था, देखो बिहेवियर तो वही रहेगा, लेकिन हमें ये चीज पता थी कि डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, गाड़ी पे बैठ के जाओ वापस आओ डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेचारा 0 हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे जाके वापस आए 0 हो गया। तो अपवर्ड मोशन इस तरह से रहेगा, अब ये ऊपर ना जाके वो नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो ये h हाइट पे गया, ऑब्जेक्ट उछाला, उसने h हाइट अचीव करी, वो वापस आपके हाथ पे आके गिरेगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो आप इसको डाउनवर्ड मोशन को इस तरह से दिखाओगे, डिस्प्लेसमेंट वापस 0 हो गया, तो 0 से t टाइम ऊपर जाने में, फिर t से 2t टाइम मतलब वापस से t वो नीचे आने में लगा। तो ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझना, यहां से आपने ऊपर उछाला था तो उसकी स्पीड कम होते होते कहां गई, 0 पे आ गई,
जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो वापस से उसने डायरेक्शन चेंज करा तो स्पीड बढ़ना चालू हो गई थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि उसने डायरेक्शन चेंज किया तो वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से वो नीचे जा रहा है ना, तो माइनस वाई की तरफ जा रहा है तो आप उसको नेगेटिव बोल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो माइनस के साथ लगाओगे तो आप देखोगे कि ये ग्राफ आपका वाई एक्सिस था, ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपका यू स्पीड थी, अभी माइनस यू की तरफ जाएगी, तो ये आप इधर से नीचे की तरफ लेके जाओगे, तो ये आपका आ रहा था इधर 0 हो गया, अब उसकी स्पीड वापस से बढ़ना स्टार्ट हुई और वो नीचे की तरफ आ गया। एक्सीलरेशन की बात कर लें तो एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो बेटा ग्रेविटी की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशन की जो वैल्यू होती है, आपको बताया था कि जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि वो पुलिंग फोर्स है, वो हमेशा ही नीचे की तरफ लग रहा है, और वो नीचे की तरफ लग रहा है बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं हम उसको, वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा। तो अगर उसको ग्राफ पे बनाना है तो माइनस जी और माइनस जी की वैल्यू कांस्टेंट, जो कि कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चेंज थोड़ी हो रही है, टाइम चलता रहेगा, ये ऐसे बढ़ती रहेगी आगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिक्स वैल्यू है ग्रेविटी की, ठीक है। तो कभी आइडिया ऐसे मत लाना कि ऐसे बढ़ा दिया ग्राफ को, नो, ए की वैल्यू या जी की वैल्यू कांस्टेंट की बात चल रही है तो जी की वैल्यू आपकी फिक्स है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी, टाइम के साथ में चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इसके ऊपर। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है एंड इट्स एक्सीलरेशन प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, रेस्ट से स्टार्ट हुआ u इक्वल टू 0 से, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे शोन है, ये हो गया a और ये हो गया t, या नेगेटिव में भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस a, ठीक है। मतलब ये y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस और ये टाइम एक्सिस आपका x एक्सिस है ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्सीलरेशन की कुछ वैल्यू थी पॉजिटिव में, अब उसने कुछ डायरेक्शन चेंज किया, अब वो आ गई नेगेटिव में, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा है, क्या इमेजिन कर सकते हो आप इससे, a की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में थी, फिर वो नेगेटिव में चली गई, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप इसको चार ऑप्शन में देखो। अभी a की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है बिल्कुल। फिर कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे इसने डायरेक्शन चेंज किया इस पॉइंट पे, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एकदम से नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। आप इमेजिन कर रहे हो ना केस को, मान लो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की तरह देखो, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो वहां पे क्या आप रिलेट कर सकते हो किसी चीज को, नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, और कोई केस सोचो। मतलब आपको एक ऐसा केस सोचना है जिसमें थोड़ी देर के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव रहे और थोड़ी देर बाद एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होता है। तो चलो केस अगर नहीं भी मिल रहा तो ग्राफ तो हमारे पास ऑप्शन में गिवन है ना, तो हम ग्राफ कंपेयर करते हैं कि जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हमारा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है, मतलब आपका यहाँ पे क्या है, आपका v बड़ा है u से और यहाँ पे v छोटा है u से, इस तरह से आप मान सकते हो। तो आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहे हैं अलग अलग, बिल्कुल दिख रहे हैं। उस ग्राफ को कंपेयर करो पुराने ग्राफ से जो हमने पढ़ा था। यहाँ पे इसका एक रेस्ट पोजीशन दिख रहा है, ठीक है, ये आपका स्पीड अप हो रहा है और यहाँ आपका स्पीड डाउन हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एसटी ग्राफ, ठीक है। तो आपका एसटी इंक्रीजिंग, मतलब ये एक्सीलरेशन हो रहा है पॉजिटिव में, अब ये नेगेटिव में, यहाँ पे ब्रेक लग रहे हैं एक तरह से, ठीक है। इस तरह से आप मान सकते हो। एक ये ग्राफ हुआ, दूसरा हुआ, ये तो बेटा अलग ही है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कांस्टेंट हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट रुक गया, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये रेस्ट पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इतनी देर, कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट पे आया, नहीं, ये तो उसी सेकंड पे उसने डायरेक्शन चेंज करके फिर चल दिया, ठीक है। कोई गैप तो नहीं आया ना ऐसा कि ये बीच में यहाँ पे आ गया, नहीं आया, ऐसा तो कुछ आया नहीं, तो ये ग्राफ तो नहीं हो सकता। यहाँ देख लेते हैं एसटी का, ये कांस्टेंट हो, अब ये भी रेस्ट पे और उसके बाद यहाँ पे, तो ये भी ग्राफ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ब्रेक लग रहे हैं, अब तो देखो देखते ही पता लग रहा है ब्रेक लग रहे हैं, इसके बाद कुछ कांस्टेंट हो गया। ये तो दो तरह के बिहेवियर हैं एक साथ कैसे आ रहे हैं, यहाँ तो ऐसा बिहेव कर ही नहीं रहा, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन, अब यहाँ पे तो ब्रेक लग रहे हैं और उसके बाद कुछ चीज ऐसी जो वो कांस्टेंट की तरफ जा रही है हमारी, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता बिहेवियर, ये अनइवन बिहेवियर है किसी एक ऑब्जेक्ट का। इस ग्राफ में अनइवन बिहेवियर नहीं दिख रहा, सो दिस इज द ग्राफ विच इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन हो रहा है, यहाँ पे डीएक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब आपके ब्रेक लग रहे हैं। तो यहाँ माइनस जो वैल्यू आ रही है आपकी माइनस ए, तो यहाँ पे आप बोलोगे v बड़ा है u से और यहाँ पे v छोटा है u से, तो यहाँ पे आपके ब्रेक लग रहे हैं। ब्रेक का मतलब वही हुआ आपका जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उसकी स्पीड कम हो रही है। तो ये ग्राफ आपका बैठ रहा है बिल्कुल सही इस वाले ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है अच्छी राइटिंग में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने समझा कि स्पीड टाइम ग्राफ किस तरह से बनता है जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो हमने स्लोप्स की यहाँ पे बात करी और देखा कि स्लोप भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिहेवियर की दे देता है एक ऑब्जेक्ट के बारे में, और हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन हमने वहां पे अच्छे से समझा। और हमने देखा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो कौन कौन सी थी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो नेगेटिव में चला जाता है क्योंकि वो वेक्टर है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट कैन आल्सो गो इन द नेगेटिव साइड एंड इवन द एक्सीलरेशन कैन गो इन द नेगेटिव साइड। तो ये सारे ग्राफ हमने देखे और हमने एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे और ऑब्जर्व करी, वो है ग्रेविटेशन के अंडर में जब कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला तो ऊपर जाके वो वापस नीचे आता है, तो उसके बिहेवियर को भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझा। तो इन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छी राइटिंग के अंदर नोट डाउन करना है। अब कमिंग लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन किस तरह से होता है, वहां पे कौन कौन सी नए नए सिंबल्स आपको इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी हुई, एंगुलर एक्सीलरेशन हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये सारी बातें आपके काम आने वाली हैं। इसको भी आपको बहुत अच्छे से अगले लेक्चर को देखना है। आगे बात करते हैं।